हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम देख रहे थे BHU MSc बॉटनी प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जहाँ पे हमने 2008 से लेके 2013 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज चलिए हम देखते हैं 2014 का क्वेश्चन पेपर और देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और इसका राइट आंसर क्या होगा और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, अ प्लांट विच सैप्रोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट ओनली। तो आपने एल्गी पढ़ा होगा, एल्गी में देखे होंगे कि जो बहुत सारी मैक्सिमम एल्गियाँ होती है वो हैप्लैंटिक लाइफ साइकिल शो करती है, वो हैप्लॉइड होती है मैक्सिमम। उनमें डिप्लॉयड फेज कब देखा जाता है? जब उसमें जाइगोट बनता है। तो एल्गी इसमें से कौन है? एल्गी है क्लैमाइडोमोनास। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? क्लैमाइडोमोनास होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कैराग्रीन ए जेली लाइक सब्सटेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम मरीन एल्गा कार। तो कैराग्रीन होता है जो मतलब आइसक्रीम बनाने में इसका हम यूज करते हैं। तो ये किससे मिलता है? कॉन्ड्रस क्रिप्सस से मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है? ये कॉन्ड्रस क्रिप्सस से मिलता है कैराग्रीन। ओके, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। तीसरा क्वेश्चन है, पाल्मेल्ला स्टेज अकेरिन। तो पाल्मेल्ला स्टेज जैसे यहाँ पे पाल्मेल्ला स्टेज सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पे जो भी ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन का टाइप है, जहाँ पे एक कॉमन जिलेटिनस मीडियम बन जाता है, जहाँ पे जो डाटर सेल्स रहती है एग्रीगेट हो जाती है और उसके चारों तरफ क्या होता है? म्यूसिलेजिनस कोट डेवलप हो जाता है। तो पाल्मेल्ला स्टेज आपने यूग्लिना में भी इसको देखा होगा। क्लैमाइडोमोनास हो गया, यूलोथ्रिक्स, तो इसमें पाल्मेल्ला स्टेज देखने को मिलता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ प्रोटीन रिच ऑर्गेनिज्म इज। तो प्रोटीन रिच सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सिंगल सेल प्रोटीन में जैसे क्लोरेला हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, तो इसका यूज करते हैं। और स्पाइरुलिना आपको पहले ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो स्पाइरुलिना वियस्नास्टा इसका राइट आंसर होगा। ओके, सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में पता है ना कि जैसे कि सिंगल सेल प्रोटीन का जैसे स्पेस में सारे लोग जाते हैं तो वहाँ पे खाना वाना डाइट नहीं मिलता, तो ये यही क्लोरेला या स्पाइरुलिना की टैबलेट होती है, तो उसको खा के रहते हैं। अगला क्वेश्चन, वाटर ब्लूम इज कॉमनली कॉल्ड बाई। तो वाटर ब्लूम क्या होता है कि हमारे किसी भी जैसे पॉन्ड वांड है, ठीक है, पॉन्ड है किसी जगह पे, तो वहाँ पे पॉन्ड में न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट हो जाता है, मेनली नाइट्रेट का, फॉस्फेट का। तो उसके वजह से वहाँ पे एल्गी का जो ग्रोथ होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ का सारा वाटर बॉडी को एल्गी कवर कर लेती है, जिससे वहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन की मिक्सिंग नहीं हो पाती, तो वहाँ की सारी मछलियाँ, जीव जंतु मर जाते हैं। तो ये वाटर ब्लूम किससे कॉज होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी से कॉज होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, a fungus whose extract of Sclerotia can be chemically altered to produce powerful hallucinogenic drug is। hallucinogenic drug मतलब कि आपको जो चीज़ रहे ना वो भी दिखाने लगे, आपके सामने भूत आके डांस करने लगे, ऐसे मतलब दिखाई देगा सबको। होता है ना कभी कभी दिमाग पे चढ़ जाता है तो सब किसी को लगता है कि उनके सामने भूत आ गया है, ऐसे वहाँ भूत है, ऐसे चिल्लाते हैं। ठीक है, मैंने तो देखा है लोगों को, आपने पता नहीं देखा है कि नहीं। ठीक है, तो हेलुसिनेज करना मतलब कि जो चीज़ ना होना वो भी चीज़ें दिखाई देना। जैसे कि भांग वांग पी लेते हैं जैसे कभी लोग, तो जैसे लगता है कि हम तो उड़ रहे हैं भैया, तो हेलुसिनेज कर रहे हैं वो। तो हेलुसिनेजिक ड्रग कहाँ से निकलता है? ये जो स्क्लेरोसिया से। तो आपने क्लेविशेप परपुरिया के बारे में पढ़ा होगा, LSD बोलते हैं, लाइसर्जिक एसिड डायलेथामाइड वहाँ पे होता है, तो उससे ये हेलुसिनेजिक ड्रग बनाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, लिटमस वाज प्रीवियसली ऑब्टेन फ्रॉम। तो लिटमस पेपर को आप पता ही है क्या करते हैं, इसे एसिड या बेस वो सब मेजर करने के लिए, एसिडिटी उसमें कलर चेंज हो जाता है ना लिटमस पेपर से। तो ये कहाँ से मिलता है लिटमस पेपर? आपको रोसेला या टिक्टोरिया से मिलता है। ओके, और सिट्रेरिया से तो वो डाई निकालते हैं हेयर को कलर करने का। क्लेडोनिया रेंगिफेरोना को तो पशुओं के चारा की तरह मतलब फोडर की तरह यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, डंपिंग ऑफ सीडलिंग इज ड्यू टू। तो डंपिंग ऑफ सीडलिंग किसके कारण होता है? तो डंपिंग ऑफ सीडलिंग, जैसे कि डंपिंग ऑफ सीडलिंग में होता क्या है मेनली कि जो प्लांट होता है, प्लांट का सीडलिंग होता है, वो ग्रो करके थोड़ा मिट्टी से ऊपर आता है, फिर उसका टूट जाता है, मतलब ग्रोथ हो नहीं पाता, वो गिर जाता है नीचे सूख के, तो डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग होता है वो। तो पाइथियम डिब्रानियम हो गया, तो इससे होता है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। फ्यूजेरियम क्या करता है? फ्यूजेरियम मेनली विल्ट कराता है। अभी लास्ट टाइम 2020 में क्वेश्चन आया था कि विल्ट कौन कराता है, तो वहाँ पे ऑप्शन था फ्यूजेरियम उडम, तो राइट आंसर था। अल्बुगो क्या कराता है? वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कराता है। निमेटोड तो मेनली सैप को सक कर देते हैं, जिससे प्लांट में वो मर जाते हैं। ओके, तो डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग कौन कराता है? पाइथेनियम डिब्रानियम कराता है, डिब्रानम, या आप जो भी प्रोनाउंसिएशन करें ये आप पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन 9, राइस क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय अ फंगस विच रिजल्टेड इन अ सीवियर famine इन बंगाल इन 1942 से 43 इज ड्यू टू। तो बंगाल में अकाल पड़ गया था क्योंकि वहाँ पे एक फंगस अटैक कर दिया था जो कि वहाँ के सारी राइस की फसल को ख़त्म कर दिया था। तो वो कौन सा फंगस था? तो वो था हेलमिंथोस्पर्म ओराइजी।
ठीक है। तो वो फंगस कौन था? हेलमिंथोस्पोरस ओराइजी। तो मैं आपसे साथ में क्वेश्चन भी जो मेरे मन में क्वेश्चन आता है, ठीक है, दिमाग में क्वेश्चन अगर एराइज होते हैं तो मैं आपसे पूछता चलता हूँ। जिनको बताना हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जिनको नहीं बताना है बाद में देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं इन क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। और जो भी क्वेश्चन का रिप्लाई करें, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को लिखने के बाद रिप्लाई करें। कि कोई अगर बाद में आके कमेंट सेक्शन में चेक करता है, जैसे मैं अभी इसका आंसर हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी बता दिया, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ ब्लैक रस्ट ऑफ वीट किससे होता है, ठीक है, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट किससे होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, फिर डैश देके आप कॉजिंग एजेंट लिखेंगे, ठीक है। तो बताइए ब्लैक रस्ट ऑफ वीट किस फंजाई से होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, फाइटोएलेक्जिन्स प्रोड्यूस बाय प्लांट इन रिस्पांस टू फंगल इन्फेक्शन आर। तो देखिए फाइटोएलेक्जिन्स, प्लांट में जब इन्फेक्शन होता है तो प्लांट को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कुछ केमिकल्स का अपने अंदर बनाता है, उस केमिकल्स को हम फाइटोएलेक्जिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो फाइटोएलेक्जिन्स मेनली क्या होता है, वो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन आ रहा है, बताइए हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ वो कौन सा होता है सेल मेम्ब्रेन का पार्ट। सेल मेम्ब्रेन जानते हैं ना, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो उससे मिलके बना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन में किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए, रिसेप्टर को, सिग्नल को सेंस करने के लिए वहाँ पे क्या मिलता है, ठीक है। इसी चारों ऑप्शन में से एक है, आप बताइए। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा और एम्फीबियन विकास। तो ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रायोफाइटा जो है, जैसे कि वो पहला प्लांट था ब्रायोफाइटा, और जीन के समय, इवोल्यूशन के समय, जो पानी से निकल के धरती पे आया था। तो ऐसा देखा गया कि ये इनिशियल स्टेज में तो धरती पे ऐसे, मतलब सॉइल पे ऐसे ही रह लेता था, लेकिन जब इसका रिप्रोडक्टिव स्टेज आता था तो इसको पानी की ज़रूरत होता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि मेल इसका जो गैमेट वैमेट था वो मतलब ओगैमस टाइप का यहाँ पे देखा जाता था। तो मेल गैमेट तैर के पास फीमेल गैमेट के पास जाता था तो फर्टिलाइज होता था। अब पानी नहीं मिलेगा भैया तो कैसे जाएगा तैर के, हवा में तोड़ नहीं सकता जिम्नोस्पर्म की तरह, ठीक है। इसको ज़रूरत है पानी का ताकि ये तैर सके। ओके, तो अगला क्वेश्चन, जुवेनाइल स्टेज ऑफ मॉस इज। तो जुवेनाइल स्टेज ऑफ मॉस है, तो जुवेनाइल स्टेज समझते हैं ना, बच्चा, ठीक है, जैसे गोदी में का बच्चा जो होता है 9 महीने तक, तो उसे जुवेनाइलिटी बोलते हैं। तो जुवेनाइल स्टेज ऑफ मॉस जो होता है उसे हम प्रोटोनेमा बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन फ्यूनेरिया कैप्सूलिस। तो पेरिस्टोम जो टीथ होता है फ्यूनेरिया, मोस्टली स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प कराता है। तो कितना होता है, एक होल्ड में जो होता है 16 होता है, और 2 होल्ड की बात करें तो 32 हो जाएगा, ठीक है। 16 इन 1 होल्ड भी दिया है, तो मोस्ट करेक्ट आप 32 इन 2 होल्ड जाएंगे। ओके, तो ये 3 वाला आंसर के हिसाब से यही सही है। ओके, अगला क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आर्किगोनियम ग्रो टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो इट इज। तो ब्रायोफाइट में ऐसा देखा गया है कि आर्किगोनिया जो होता है, ठीक है, आर्किगोनियम का जो पार्ट होता है, जैसे स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट बनता है, तो स्पोरोफाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्किगोनिया से कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होकर उसको ऊपर जाता है और उसको छाते की तरह कवर करके उसे प्रोटेक्ट करता है कि उसे कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा बोलते हैं। आपको एक और फैक्ट यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारा स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, लेकिन ये जो कैलिप्ट्रा होता है, क्योंकि ये मैं बताया कि ये आर्किगोनिया से डेवलप होकर जा रहा है, तो ये हैप्लॉयड होता है। तो आपसे पूछा जाए कि स्पोरोफाइट का, ब्रायोफाइटा में जैसे एंथोसिरास का स्पोरोफाइट है, तो उसका हैप्लॉयड पार्ट क्या होगा, हैप्लॉयड पार्ट क्या होगा, तो आप बोलेंगे कैलिप्ट्रा होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन इज ए ट्रू मॉस। तो ट्रू मॉस क्या है, तो ट्रू मॉस यहाँ पे क्या है, बॉग मॉस है, ठीक है, स्फैग्नम को बोलते हैं। रेंडियर मॉस तो क्लेडोनिया रेंगिफोरना को बोलते हैं। आयरस मॉस जो बोलते हैं कॉन्ड्रस गिप्सस को बोलते हैं। क्लब मॉस किसको बोलते हैं आप बताइए, ठीक है। 2 ऑप्शन देता हूँ, सिलेजिनेला या लाइकोपोडियम, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अगला क्वेश्चन, किडनी शेप्ड सोरल कवरिंग ऑफ ड्रायोप्टेरिस इज। तो ड्रायोप्टेरिस में देखा गया कि जो सोरस उसमें डेवलप होता है, तो उसमें किडनी शेप्ड का एक स्ट्रक्चर देखा जाता है जो सोरस को प्रोटेक्ट करके रखता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंडुसियम बोलते हैं, इंडुसियम। और रेमेंटा क्या होता है कि जैसे न्यू लीफ बनता है तो उसमें हेयर लाइक कुछ स्ट्रक्चर, ब्राउनिश स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उसे रेमेंटम बोलते हैं, ठीक है। स्पोरोफिल तो पता ही है आपको, ठीक है, लीफ का वो पार्ट जहाँ पे स्पोरोफिल डेवलप होते हैं, जैसे स्पोर जहाँ बनते हैं। ओके, नेक कैनाल इन ड्रायोप्टेरिस। तो ड्रायोप्टेरिस का नेक कैनाल सेल क्या होता है, वहाँ पे नेक कैनाल सेल में जो देखा जाता है, सेल्स जो होते हैं वो 1 होता है उसमें नेक कैनाल में, और उसमें 2 न्यूक्लियाई होता है,
ये सब तो आपको जब मैं बता रहा हूँ तो आपके सामने खुद एक तस्वीर की तरह चल रही होगी। आप देख पा रहे होंगे कि ये आर्चिगोनिया है, यहाँ पे एक नेक कैनाल सेल है, फिर वेंटर कैनाल सेल क्या है, ठीक है, एक सेल क्या है, सारा चीज़ अगर पढ़े होंगे तब, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा ही नहीं है, अब बेसिक्स अगर आपने क्लियर किया है ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा का, अगर ये एक भी जीनस आपने पढ़ा होगा तो समझ पा रहे होंगे कि क्या आर्किगोनिया होता है, क्या एंथीडियम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, एंडोडर्मिस इन ट्रेबेकुलाई, एंडोडर्मिस इन ट्रेबेकुलरिन, तो किस प्लांट में जो होता है एंडोडर्मिस जो होता है ट्रेबेकुलेट होता है, ट्रेबेकुलाई से डेवलप होता है। तो आपने सिलेजेनेला का स्टेम देखा होगा तो वहाँ पे उसके बीच में एयर कैविटी भी मिलती है, तो वो ट्रेबेकुलाई से बनती है, उसकी जो एंडोडर्मिस होती है सिलेजेनेला में, ठीक है। तो अगर टेरिडोफाइटा हम बात करें तो यहाँ पे सिलेजेनेला आप सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। सिलेजेनेला मार्सिलिया हो गया और ये ड्रैप्टेरिस हो गया, 3 चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और कॉमन नेम हम भी बहुत पूछता है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन, इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन, तो ब्रायोफाइटा में आपने देखा कि जो स्पोरोफाइट था वो गैमेटोफाइट के ऊपर मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा में ऐसा होता है कि जो इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। ओके, टेरिडोफाइटा में इंडिपेंडेंट देखने को मिलता है। फिर जब हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे जिम्नो में देखा गया कि यार वहाँ पे गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट था, और एंजियोस्पर्म में देखा गया कि वहाँ पे आर्किगोनिया ही एब्सेंट हो जा रहा था, और यहाँ बहुत रिड्यूस टाइप का गैमेटोफाइट देखने को मिल रहा था, पॉलन ग्रेन सब। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, टेरिडोफाइट्स होगा। अगला क्वेश्चन, बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ लिग्यूल ऑफ सिलेजिनेला इज, तो लिग्यूल आप पढ़े होंगे जो मतलब मेनली वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए शायद रिस्पॉन्सिबल होता है। आई एम नॉट कन्फर्म फॉर दिस, आई थिंक हाँ वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए ही लिग्यूल थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो उसका लिग्यूल का जो पार्ट होता है लीफ के नीचे वाले पार्ट पे जो होता है, ठीक है, जैसे कि लीफ जो होता है, ठीक है, लीफ तो मेनली पाया नहीं जाता वहाँ पे, अनडेवलप्ड लीफ आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे जो लिग्यूल होता है, लिग्यूल का जो बेसल स्वेलन पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्लासोपोडियम। ओके, हाइडेंथोड क्या होता है पता है आप सबको, हाइडेंथोड जब आप पढ़ेंगे गटेशन, तो गटेशन जो होता है लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ द ड्रॉप, तो गटेशन बोलते हैं। बर्गस्टीन ने इसकी खोज की थी, तो वो हाइडेंथोड की जगह से एक स्पेशल टाइप का पोर था हाइडेंथोड, वहाँ पे एपिथम टिश्यू को देखते थे आप। तो ओके, तो हाइडेंथोड ये है। आप हर चीज़ जो ऑप्शन है उसे ध्यान से अगर पढ़ते चलेंगे तो आपका काफ़ी हेल्प होगा इन सब चीज़ों से। अगला क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म अकॉर्डिंग टू स्पर्म इज बेस्ड ऑन, तो स्पर्म का क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म का अगर पढ़ेंगे आप, वैसे तो मैं बोलूँ तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको क्लासिफिकेशन उतना नहीं पढ़ना है, जनरल चीज़ें आप अगर पढ़ लेंगे सारा, अगर आप अच्छे से कोई भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं कि आप हाँ मुझे पढ़ना है, तो अगर अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ पढ़ने जाए, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, कुछ भी या एनजीओ ही पढ़ने जाए, तो हर में एक एक का क्लासिफिकेशन आप पढ़ के रखिए, ठीक है। पढ़ लेंगे, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो स्पोर्न का जो जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन था वो वुड एनाटॉमी, लीफ फॉर्म, सीड स्ट्रक्चर, तो ये इनके डिफरेंट वहाँ पे फॉर्म देखने को मिलते थे, तो सारी चीज़ों पे बेस्ड था। अगला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज, तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है पता है ना आपको, जेमिया पिग्मिया, ठीक है। तो आप बताइए लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए, विच इज़ द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट द अर्लीस्ट जिम्नोस्पर्म एरोजिन, तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, अगर आप गूगल करेंगे तो कार्बोनिफेरस भी दिखाएगा, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर आई थिंक अगर सिंह पांडे जैन के भी हिसाब से देखा जाए तो डिओनियन इरा इज द राइट आंसर ईयर, और आंसर की में भी यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज साइकस आर फाउंड इन इंडिया, तो ये भी बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, ये भी आंसर के हिसाब से 4 है, लेकिन और कहीं कहीं दिखाता है 6 है, तो आप दोनों के साथ जा सकते हैं, ऑथेंटिक नहीं है। और इन सब क्वेश्चन को लेकर आप परेशान मत होना, क्योंकि ऐसा पूछेगा नहीं, आई थिंक, क्योंकि अगर मैं बताऊं मैंने क्या पढ़ा था, तो साइकस की 6 स्पीसीज मैंने पढ़ा था कि होता है साइकस रम्फी, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस बेडमुई और साइकस, बहुत 3 मुझे याद है, 3 नहीं याद है, तो बीएससी मैंने पढ़ा था कि होती है, लेकिन वो इंडिया में ही है लिविंग फॉर्म में कि नहीं, वो 4 होना चाहिए मोस्ट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम बेस टू टॉप अ सीरीज ऑफ टीएस कट इन पेंटोजाइलम स्टेम
द नंबर ऑफ जाइलम एट द टॉप, तो हम पेंटा जाइलॉन का जो स्टेम होता है उसे हम कट करते हैं टीएस उसका, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन, तो उसके टॉप पे कितना जाइलम देखा जाता है, तो वो होता है 6। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। ओके, अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट मोनोटिपिक जेनरा, तो मोनोटिपिक जेनरा इसमें से कौन सा नहीं है। मोनोटिपिक जेनरा जिसमें मतलब एक ही जीनस स्पीशीज प्रेजेंट हो, मोनोटिपिक जेनरा। जेंटा लिखा है जेनरा होगा, तो पाइनस विलिचियाना जो है वो मोनोटिपिक नहीं है। बायोटा हो गया, जिंको बाइलावा, विलिचिया मिराबिलिज, तो इसका सिर्फ एक ही जीनस है। और पाइनस विलिचियाना के तो बहुत सारे होते हैं, पाइनस विलिचिया, पाइला जियार्डियाना। तो बताइए पाइनस विलिचियाना का आप एक दो और नाम जानते हैं, इसमें कितना स्पर पाया जाता है, इसको कौन सा पाइन बोलते हैं। जैसे पाइनस जियार्डियाना को हम चिलगोजा पाइन बोलते हैं, तो पाइनस विलिचियाना को हम कौन सा पाइन बोलते हैं। जैसे पाइनस जियार्डियाना में अगर ट्राईफोलियर स्पर देखने को मिलता है, तो पाइनस विलिचियाना में कितना फोलियर स्टेम स्पर होता है, तो आप सब कमेंट में बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो वेसल्स किस में प्रेजेंट होता है, तो नेटम जो एडवांस जिम्नोस्पर्म में यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोनो बाई ट्राई टेट्रा एंड पेंटाफोलियर स्पर अकर इन, तो अभी तो मैं क्वेश्चन पूछा, तो पाइनस में देखा गया है, पाइनस का सिल्वेस्ट्रिस में मोनोफोलियर, बाईफोलियर का तो पता नहीं, ट्राईफोलियर होता है पाइनस जियार्डियाना में, टेट्रा भी नहीं कंफर्म है, पेंटा पता है, पेंटा होता है कहाँ पे, विलिचियाना में, ठीक है। तो आप बताइए बाई और टेट्रा कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ओके आएगा तो बताइएगा, नहीं तो खोजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, मेडन हेयर ट्रीज, तो मेडन हेयर ट्री होता है जिंगो, ओके। मेडन हेयर फन कौन होता है, पता है आपको, मेडन एयर फन कौन होता है, एडियंटम होता है, ओके। अगला क्वेश्चन, द सीड बियरिंग आर्गन ऑफ पेंटोजाइलान इन, तो पेंटोजाइलान जब आप पढ़ेंगे तो सीड बियरिंग आर्गन होता है एक, जहाँ पे सीड प्रेजेंट होता है, मोस्टली उसे हम कार्कोनॉइड्स बोलते हैं, ओके। तो राइट आंसर इसका 3 होगा। अगला क्वेश्चन, टू स्टेराइल स्पाइन इन माइक्रो एंड मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट इन, तो टू स्टेराइल जो होता है माइक्रो मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट इन, ये सीरेटोजेमिया में देखा गया है। तो ये सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, पीछे पूछे जाते थे 2014 में, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते इतने एडवांस के, इतना क्लासिकल बॉटनी से, ओके। तो इन सब चीज़ों को आप प्रॉब्लम नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरबल साहनी रिकन्स्ट्रक्टेड, तो बिरबल साहनी ने किसकी डिस्कवरी किया, किसको रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया, तो वो था विलियम सोनिया सिवार्डियाना, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टेड कार्टिकल वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ, तो ये तो बीएससी में काफ़ी फेमस था, प्रैक्टिकल भी आप लोग किए ही होंगे। तो इन्वर्टेड मतलब कॉर्टिकल रीजन में वेस्कुलर बंडल देखा जाता है, वो भी इन्वर्टेड, ठीक है, उसका बाहर की तरह से लगता है, और वो कोने पे, और बहुत ही कड़ा होता है इसका स्टेम, बहुत ही मतलब हार्ड होता है, जल्दी कटता नहीं है। तो निक्टेंथस में ये देखा गया इन्वर्टेड कार्टिकल वेस्कुलर, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ओके, स्टार क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगला क्वेश्चन, मल्टीपल एपिडर्मिस अकर इन, तो वंडा का जो रूट होता है, ठीक है, वंडा, उसके रूट में देखा जाता है मल्टीपल एपिडर्मिस, ओके। तो देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है, स्टाइक्नोज, लेप्टाडीनिया, बेग्नोनिया एंड वंडा, तो इसका एनाटॉमी बहुत क्वेश्चन पूछता है, एनामोलीज स्ट्रक्चर जो होता है इसका, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप सब पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी एनामोली देखी गई है, कौन सी डिफरेंट स्ट्रक्चर देखी गई है, ओके। अगला क्वेश्चन, द एनामोलस फीचर इन ड्रासिना स्टेमिस, तो ड्रासिना में पाया जाता है एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल, ठीक है, यक्का में एम्फीक्राइवल, तो सिंपल क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन, एडेनेट स्टिप्यूल आर प्रेजेंट इन, तो स्टिप्यूल भी पूछा जाता है कि एडेनेट कहाँ से, इंटरफोलियर, इंट्राफोलियर, तो एडेनेट होता है रोजा इंडिका में, मतलब स्टेम से बेस से जुड़ा होता है, जहाँ से रहता है नोड वहाँ से जुड़ा होता है, और लीफ लाइक होता है, नुकीला टाइप का बनाता है रोजा इंडिका में। तो आप बताइए इंटरफोलियर स्टिप्यूल कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, तो इंटरफोलियर स्टिप्यूल कहाँ पे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, द कॉर्डियस कैलिक्स इज प्रेजेंट इन, तो कॉर्डियस कैलिक्स मतलब होता है वो कैलिक्स जो बाद में थोड़ा जब प्लांट और बड़ा होता है तो वो झड़ जाता है, नीचे गिर जाता है, तो पापावरेसी में जो कैलिक्स होता है, ठीक है, कैलिक्स कोरोला आप तो समझते ही होंगे ना, तो जो पापावरेसी के जैसे ये सब आर्जिमोन मैक्सिकाना हो गया, आप जानते होंगे, वो पीली कतीली बोलते हैं, पीला पीला होता है फ्लावर, तो उसमें जो कैलिक्स होता है बाद में थोड़ा झड़ जाता है, ओके। तो इसका राइट आंसर 1 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, इपीपेटलस एंडोसियम इज प्रेजेंट इन, तो इपीपेटलस जो मतलब जो स्टेमेन होते हैं पेटल से जुड़े होते हैं, तो उसे इपीपेटलस एंडोसियम बोलते हैं। तो ये मिलता है आपको एकेंथेसी में। विथामिया सोमनीफेरा का किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो
आपको पता है बिथानिया सोमनीफेरा किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है सोलेनेसी से। आप बताइए सर्पगंधा किस फैमिली से बिलोंग करता है? अगर मैं साइंटिफिक नेम लूँगा तो आप बता देंगे। बिथानिया सोमनीफेरा को हम बोलते हैं अश्वगंधा। ओके, तो आप बताइए सर्पगंधा का साइंटिफिक नेम क्या होता है और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फेरुला अस्टाफोडिया इल्ड द हिंग? तो फेरुला अस्टाफोडिया एक प्लांट होता है, इसके रूट से हम हिंग निकालते हैं। हिंग तो काफ़ी अच्छा सुगंध देता है, तो ये कहाँ से निकलता है? रूट वाले पार्ट से निकलता है। अगला क्वेश्चन, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन? तो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन एक नेचुरल टाइप का क्लासिफिकेशन था। तो नेचुरल से जेसियस का और डी कैंडोल का भी नेचुरल वाला था। तो पहले और दोनों मतलब जेसियस एंड कैंडोल इन दोनों के सिस्टम पे बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन बेस्ड था। अगला क्वेश्चन, द डी मेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज? तो बेंथम और हुकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन का डी मेरिट क्या था कि इन्होंने क्या किया, जिम्नोस्पर्म को मोनोकाट और डाइकाट के बीच में रख दिया था। ओके, आप बताइए बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कुल कितने फैमिली एंजियोस्पर्म के कुल कितने फैमिली को इंक्लूड कर लिया गया? अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन तथ्याजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द मोस्ट प्रिमिटिव आर्डर? तो मोस्ट प्रिमिटिव आर्डर जो था वो था एनोनेसी, जैसे कि जिससे शरीफा सुपारी ये सब बिलोंग करते हैं। शरीफा का कंफर्म सुपारी एनोनेसी से करता है कि पामी से करता है? नहीं, पामी से करता होगा शायद। तो एनोना एक्वामोसा जो है वो एनोलेस आर्डर से बिलोंग करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ कीमोटैक्सोनॉमी द अनरिलेटेड फैमिली पेयर इज? तो अनरिलेटेड, देखिए जो जितने भी पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन है इसमें कुछ ना कुछ केमिकल कॉमन होते हैं, लेकिन लिलियेसी और चिनोपोडिसी में कॉमन चीज़ नहीं देखा जाता है। ओके, तो ये अनरिलेटेड फैमिली है। अगला क्वेश्चन, द रोल ऑफ कोकोनट मिल्क इन एम्ब्रियो कल्चर? तो हम एम्ब्रियो कल्चर में कोकोनट के अंदर जो वाटर रहता है या मिल्क होता है जो भी उसका यूज करते हैं, तो वो किस तरह काम करता है? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हमारे कल्चर मीडिया की तरह काम करता है। जहाँ पे हम किसी चीज़ को ग्रो कराना चाहते हैं तो ग्रो करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इन इकोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज? तो एक इकोलॉजी मतलब एक हैबिटेट में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, एक इकोलॉजिकल सिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म होता है वहाँ पे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या पकड़ के खा रहा है, कैसे क्या दे रहा है, किसका खाना बन रहा है, तो सब सारे जो रोल प्ले करता है उसे हम क्या, जहाँ पे ये रोल प्ले करता है उसे उसका क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल निक बोलते हैं। ठीक है, आप बताइए एन डायमेंशनल नीके कॉन्सेप्ट किसने दिया था? या 2020 का क्वेश्चन है, एन डायमेंशनल नीके कॉन्सेप्ट। ओके, अगला क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इच कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज? तो इस ट्रॉफिक लेवल पे कुछ फूड मौजूद होता है जो कि उसके ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल के लिए खाना का काम करता है, वो उसे खाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। और स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है कि हमारे ट्रॉफिक लेवल पे जितना इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसे हम स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट अंडर वेरिंग इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज? तो जैसे जैसे हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब टेम्परेचर या कुछ भी फ्लक्चुएसन आता है उसके किसी भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में, तो हमारा अंदर का बॉडी इसको मेंटेन करने का काम करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं होमियोस्टेटिस। ठीक है, तो होमियोस्टेटिस आप सबको पता है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या कोई भी फैक्टर उसे मेंटेन करना। ठीक है, तो ये होमियोस्टेटिस होता है। कोई बता सकता है हीमोस्टेटिस क्या होता है? ठीक है, हीमोस्टेटिस आप बताइए। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लाप्से रेट इज? तो लाप्से रेट की वैल्यू होती है 6.5 डिग्री पर 1 किलोमीटर या 1000 मीटर। तो लाप्से रेट क्या होता है कि जैसे हम अपने धरती समुद्र तल से ऊंचाई पे जाते हैं, तो जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर गए ना, तो तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। ऐसे ऐसे और ऊंचाई जाएंगे तो ऐसे पर 1 किमी ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड में कमी आती है। इसीलिए तो हमारे जो हिमालय है, ठीक है, या माउंट एवरेस्ट है, तो वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।